प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड यानी बीटीसी के चौथे सेमेस्टर का मैथ हल करने वाले हैं। और ध्यान रहे, यदि आपने पिछले दो वीडियो को नहीं देखा है, जो मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से संबंधित तथ्यों को बताया गया है जिसमें, तो उसे आप अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तत्काल देख डालेंगे तो ये आज वाला वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें सभी तथ्यों को आपको बताया गया है क्षेत्रमिति से संबंधित। तब जाकर ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्यारे साथियों, चलते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, समझते हैं। देखिए कहता क्या है कि निम्न चित्र में एक चित्र आपके सामने दिया गया है, इस चित्र को आप देखेंगे। कह रहा है कि इस चित्र में एक चित्र आपको दिया गया है और चित्र में कहता क्या है कि इसके अंतर्गत एक वृत्त है, एक चित्र है, उसमें भी उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। इस चक्रीय चतुर्भुज कैसा होता है? वृत्त के अंदर होता है। वृत्त के अंदर क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में AC और BD खींचा गया है क्या? विकर्ण। चक्रीय चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा गया है। कैसा खींचा गया है? BD और B करके और क्या करके? A और C करके, A और C करके एक दो विकर्ण खींचे गए। अब ध्यान देना, चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से मिला दिए गए हैं। अब कहता क्या है? कहता है यदि कोण ACB 52 अंश, ACB यानी ये वाला 52 अंश दिया गया है और कोण BAC बराबर 48, BAC बराबर 48 अंश है, तो ऐसे में कह रहा है कि ADC का मान, ADC यानी इस कोण का आपको क्या करना है? मान बताना है। मैं आपको इस सवाल का पहले ओरल बता दूं कि डायरेक्ट कैसे लगाया जाएगा। यदि आपके एक दिवसीय परीक्षा में यह प्रश्न आया तो आप इसे सेकंडों में कैसे लगाएंगे। देखिए किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। अब यहां पर पहले आप त्रिभुज का एक नियम लगाओगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश। ये 52 अंश है, ये 48 अंश है और ये कितना होगा? इन दोनों के योग में से क्या करना है? ले जाकर 180 में से घटा देना है। या आप ऐसे कह लो कि 180 अंश तीनों अंतः कोणों का योगफल हुआ। 52 और 48 बराबर होता है 100 और 100 घटाओगे तो आएगा कितना? 80। यानी इसका मान क्या आ गया? 80। अब चक्रीय चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अगर ये 100 है तो ये कितना होगा? अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? ये 100 होगा भैया। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा? 100। तभी तो दोनों कोणों का योगफल यानी सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर आएगा। यानी इसका मान आ गया, यानी ADC का मान आ गया, यानी कोण ADC का मान 100 अंश होगा। लेकिन इसे हम लिखित तौर पर कैसे बताएंगे, इसे आप समझिए। लिखित तौर पर हमें देना है तो आप लिखेंगे क्या? कोण ACB प्लस में कोण BAC प्लस में कोण AB और C बराबर में कितना? 180 अंश। और यहां लिखना भी है कि त्रिभुज के क्या लिखना है? त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग बराबर किसके? ये कोण और ये कोण जोड़कर किसके बराबर होगा? 180 अंश के। अब समझिए इसका मान कितना दिया गया है? 52 अंश। इसका मान BAC का मान 48 अंश और इसका मान आप ज्ञात कर लो। ABC बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। ये 52 48 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 100 माइनस हो जाएगा। तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 80 अंश हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना? अब चूंकि आपको पता है कि कोण ABC बराबर कोण बराबर नहीं, प्लस
प्लस कोण ADC बराबर किसके होता है 180 अंश के। क्यों? क्योंकि यहाँ चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है भैया? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता भैया? सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। तो देखिए ये दोनों का योगफल 180 अंश है। चूंकि कोण ABC बराबर 80 अंश है, कोण ABC बराबर 80 अंश है, तो कोण ADC बराबर क्या हो जाएगा 180 प्लस करके, ये उधर गया माइनस हो गया, अतः कोण AD और C बराबर क्या आ जाएगा 100 अंश हो जाएगा। यह आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या यह बात समझ में आ जाएगा? तो कोण ADC का मान कितना आ जाएगा 100 अंश आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न को लगाना है, हल करना है, ताकि आपके सवाल का उत्तर आ जाए। क्या आ जाएगा उत्तर भैया? बातें समझ में आ जाएंगी। तो कोण ADC बराबर कितने अंश आ जाएंगे? कोण ADC बराबर 100 अंश आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या, इसे समझिए। क्वेश्चन अगला है आपका, कहता है एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली, एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली है जिसकी माप 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे में 1.6 सेंटीमीटर। देखिए आयताकार सिल्ली है। अब आयताकार मतलब घनाभाकार सिल्ली है, ठोस। अब ठोस घनाभाकार सिल्ली है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर है। कह रहा इसे पिघलाकर एक घनाकार सिल्ली बनाई गई, एक घनाकार सिल्ली बनाई गई जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कह रहा उस घनाकार सिल्ली की भुजा यानी A का मान ज्ञात कीजिए, यानी भुजा ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, इसे गलाओगे, इसके जैसा ढालोगे तो इसका टोटल आयतन बराबर किसके आयतन? इस घनाकार सिल्ली के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है कि घनाकार सिल्ली का आयतन, क्या लिखना भैया? घनाकार सिल्ली का आयतन, सिल्ली का आयतन बराबर घनाभाकार सिल्ली का आयतन। क्या ये बात समझ गए ना? घनाभाकार सिल्ली का आयतन। अब देखिए घनाभाकार सिल्ली का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाकार सिल्ली का आयतन होता है भुजा की 3 घात। देखो यहाँ पर यल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर और बी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर और एच का मान दिया है 1.6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ a की 3 घात है, वैसे घन का उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, यानी a बराबर क्या आ जाएगी? भुजा आ जाएगी, और घनाकार सिल्ली की भुजा आ जाएगी। अब देखो दशमलव से 10 खत्म हो जाएगा, 16 चौका 64 हो जाएगा और घनमूल में आ जाएगा। इस प्रकार 64 का घनमूल क्या होगा? 4, 4 चौक 16 चौका 64, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यह सवाल का उत्तर हो जाएगा कि उस घनाकार सिल्ली की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक साइकिल का पहिया है और जिसका व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगा? तो मैं आपको एक लाइन में बताता हूं ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं कि चक्करों की संख्या, किसकी संख्या भैया? चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है? सूत्र कुल दूरी, आप लिख सकते हैं तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी। बात समझिए, तय की गई दूरी, यही आपको लिखना है। देखो तय की गई दूरी कुल कितना है? 0.242 किलोमीटर है। इसे मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, फिर सेंटीमीटर में डाटा दिया गया है तो 100 से गुणा।
और एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। देखो 3 जीरो से 3 दशमलव खत्म हो जाएगा तो 242 गुणे में क्या आ जाएगा 100 और बटे में 2 पाई का मान होता है 22 बटे में 7 और त्रिज्या के रूप में क्या है 77 बटे में 2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ जाएगा? अब देखोगे आप तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो 7 एकन 7, 7 एकन 7, 11 रह गया। अब आप देखोगे यहाँ क्या रह गया 11। अब यहाँ देखो 11 दूनी 22, 2 24, फिर 11 दूनी 22 और 22 से 22 खत्म रह गया क्या टोटल 100 चक्कर सवाल का उत्तर हो जाएगा। एक लाइन में आप लगा सकते हो और पूरा नंबर आपको मिलेगा। तय की गई दूरी बटे में एक, तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे में एक चक्कर में तय की गई दूरी। जैसे आपके साइकिल का पहिया होता है कि नहीं, जब आपके घर से निकलता है तो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते कहाँ तक आ जाता है भैया? कोचिंग तक या स्कूल तक चला आता है। तो भैया वो घूमते हुए आया तो दूरी तो तय करते हुए आ रहा है। वही सवाल का उत्तर यहाँ उसी प्रकार से लगाया जाता है कि चक्करों की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी बटे में एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी। अब तय की गई कुल दूरी जितनी भी हो, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, यहाँ 0.24 किलोमीटर था तो यानी 242 मीटर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कक्षा में, किसी कक्षा में, सॉरी कह रहा किसी कक्षा में 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आंकड़ों की माध्यिका। अब देखिए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है तो पहले आपको क्या लिखना होगा? आयु, फिर लिखना होगा बारंबारता। क्या लिखना होगा? बारंबारता लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लिखना होगा। क्या ये आप लिख लेंगे? फिर उसके बाद आयु वर्षों में देखिए 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष और 16 वर्ष। इन शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? बारंबारता मतलब 4 12 है और ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है। संचयी बारंबारता देखो, अगर आयु वर्ग 12 है तो बारंबारता 4 है तो संचयी बारंबारता 4 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 6 19 और 19 5 24। संचयी बारंबारता का मान कितना आया? 24 लास्ट में। और इनका मान देखेंगे तो 6 4 10, 10 20 4 24, यानी बारंबारता यानी उनकी संख्या का योग कितना आया? 24। तो आपको पता है कि माध्यिका बराबर क्या होता है? माध्यिका बराबर होता है अगर विषम पद है, माध्यिका अगर विषम पद है, विषम पद होने पर n + 1/2 वहां पद लेते हैं। लेकिन अगर सम पद है तो सीधे n/2 करते हैं। तो देखिए सम पद है यानी 24 बटे 2 कर देंगे तो 12वां पद सवाल का उत्तर होगा। 12वां पद देखो किस में आ रहा है? इस वाले आंकड़े में आ रहा है, इस वाले आंकड़े में आ रहा है। तो इस कक्षा में शिक्षार्थियों की या आंकड़ों की बारंबारता अगर देखेंगे तो बारंबारता कितना आ जाएगा? आप बता सकते हो कितना बारंबारता आ जाएगा यहाँ पर? तो इसकी बारंबारता कितनी आ जाएगी? आप सभी लोग बता, सॉरी बारंबारता नहीं, माध्यिका कितनी आ जाएगी भैया? तो इस आंकड़े की माध्यिका जो होगी वो कितनी हो जाएगी बताओ? 13 वाला आएगा, 13वां पद के अंतर्गत है 12वां पद, यानी 14 होगा। सवाल का उत्तर होगा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक रोलर देखे कि नहीं भैया? रोलर, टिचकुले वाला रोलर देखे कि नहीं देखे हैं? टिचकुले, वही रोलर है, रोड रोलर है जिसका व्यास 70 सेंटीमीटर। रोलर होता है, बड़ा सा होता है भैया, बात समझ रहे हैं ना? और क्या होता है? ये रोड को समतल करने वाला रोलर होता है। ये रोड को क्या करता है? समतल करने का काम करता है। बात समझ गए ना? रोलर। और आजकल तो डिजिटल वाला बड़ा खतरनाक रोलर आ रहा है, अपने आप से दबाने का काम कर दे रहा है। ये रोलर है ना, टिचकुले वाला रोलर। अब देखो कह रहा है इसके पहिए का जो व्यास है वो कितना दिया है? 70 सेंटीमीटर।
व्यास है यानी 2r, तो r कितना हो जाएगा 70/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहा ये 2 मीटर लंबा है, लंबाई इसमें जैसे ये अंदर की ओर 2 मीटर लंबा है। और कह रहा कि बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। तो अब देखो 50 चक्कर में कितना वर्ग मीटर चलेगा, तो चलेगा तो ऐसे ही तो जमीन को समतल करते जाएगा, यानी लंबाई कितनी होगी इसकी 2 मीटर, और गोलाई के हिसाब से अभी देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा भैया, तब 50 चक्कर में तय की गई दूरी या समतल किए गए भाग, ठीक है ना। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया, 50 चक्कर, आप लिख सकते हो 50 चक्कर में, है ना, समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल देख लेंगे, है ना। कह रहा कि कितना वर्ग मीटर चलेगा, है कि नहीं, बात समझ में आया। तो देखो 2πr क्या होता है, 2πr इंटू में क्या कर देंगे, यच कर देंगे, बात समझ गए ना, 2πr। अब ऐसे समझो कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देख रहे हैं, 2πr इंटू में h, बेलन बन गया ना भैया, बेलन बन गया कि नहीं बन गया। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता है, और इसमें कितना चक्कर उसे चलना है, 50 चक्कर चलना है, तो यही तो उसका कुल क्षेत्रफल बनेगा। चलो 2π का मान होता है 22/7, और r के रूप में त्रिज्या हम लेंगे 70/2 सेंटीमीटर, और ये लंबाई मीटर में दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, चाहे तो इसे यहाँ वर्ग मीटर में भी पूछा गया तो इसे मीटर में बदल दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा मीटर में, और लंबाई कितनी है 2 मीटर, और कितना चक्कर लगाना है 50 चक्कर लगाना है, ठीक है ना, बात समझ गए ना। देखो 7 से 7 कट जाएगा, और ऐसे कह लेंगे कि 50 दूना 100 से 100 कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ रह गया 10, तो 22 गुणे में 10 बराबर 220 वर्ग मीटर की दूरी वह तय करने वाला है। कितना मीटर, 220 वर्ग मीटर की दूरी वह तय। इसे बेलन के हिसाब से आप समझना, बेलन रोड रोलर का पहिया जो होता है वो बेलन के आकार का होता है, ठीक है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप समझ लो, और जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें 50 से गुना कर दो, उसका 50 गुना जा रहा है, 50 चक्कर लगा रहा है, तो आ जाएगा उसके द्वारा समतल किए गए भाग का क्षेत्रफल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक 700 संख्या, एक संख्या है, एक अंक है 700, कह रहा 700 को 2 भागों में, माना पहला भाग, आप मान लो माना पहला भाग x है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 700 माइनस x हो जाएगा। कह रहा इसे 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि एक भाग का 40%, चलिए इस भाग का कितना 40%, इस भाग का कितना प्रतिशत 40%, समझ पा रहे हैं ना। और दूसरे भाग, देखो एक भाग का 40%, दूसरे भाग के 60%, दूसरे भाग के 60% से 40 अधिक हो, ना कि है हो, तो ये 80 अधिक हो, 80 अधिक हो। कह रहा दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, इसका 60% निकालो, जो भी हो वो हो, ये क्या हो उसके 60% से 80 अधिक हो, तो इसमें 80 अधिक कर दो, बराबर कर लो, बराबर कर लो, और x का मान याद कर लो। चलो पहला भाग आपने x निकाला, दूसरा भाग क्या निकाला था 700 माइनस x, ठीक है, बात समझ गए ना। पहला भाग x, दूसरा 700 माइनस x, क्या बातें समझ रहे हैं ना। अब देखो सरल कर लो, यहां पर आप देखोगे x माइनस x, ऐसे लिखो x गुणे में 40/100 यहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ रह गया 80, आप समझ लो यहाँ रह गया 80। अब देखो चाहे तो 0 से 0 काट दो, 10 एलसीएम होके 10 यहाँ चला आएगा। अभी देखो 10 एलसीएम हो गया कि नहीं हो गया, 10 एलसीएम हो गया, तो 700 गुणे में 700 माइनस x गुणे में 6 रह गया, और माइनस में 10 एलसीएम हो गया तो क्या रह गया 4x। 10 बटे में तो 10 कहाँ चलाया, यहाँ चलाया। अब देखो 10 यहाँ नहीं था, यहाँ 80 था, 10 यहाँ चलाएगा तो 80 हो जाएगा, या आप ऐसे लिख सकते हो कि गुणे में 10 चला आया। अब देखो यहाँ क्या रह गया 6 सते 4200, 6 एकन 6x,
और वहां क्या है, और साथ में क्या है, माइनस में 4x है, और यहाँ देखो 8 एकन 800 हो जाएगा। देखो 6 4 10 उधर जा रहा है, 6 4 10 उधर प्लस में 10x हो जाएगा, 800 आके माइनस हो जाएगा, तो 4200 माइनस 800, 4200 माइनस 800 बराबर जो है 4200 माइनस 800 बराबर हो जाएगा आपका 3600। कितना हो जाएगा, 36 नहीं 3400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, देखो 12 में से 8 गए 4, 3400 आ जाएगा। और इस साइड में क्या है, 10x है, 10 गुणे में तो 10 बटे में, अतः x का मान आ जाएगा 340 रुपया। यानी पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या है 340 रुपया है। अगर दूसरा भाग ज्ञात करेंगे तो दूसरा भाग भी ज्ञात कर लेंगे यहीं पर, तो दूसरा भाग 700 है, 700 माइनस में 340, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गया 360। पहला भाग 340 है, दूसरा 360 है। इस प्रकार से हल करोगे और उत्तर पा जाओगे। चलते हैं भैया अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा निम्न चित्र, एक चित्र आपके पास दिया गया है, एक चित्र है आपके पास। निम्न चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ये वर्ग कितना मीटर लंबा है, 28 सेंटीमीटर का है। अगर ये 28 सेंटीमीटर भुजा है तो इस वृत्त की त्रिज्या यानी व्यास भी 28 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम व्यास नहीं समझते, हम त्रिज्या समझते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। कह रहा इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। देखो भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चूंकि आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र चाहिए, पाई आर स्क्वायर चाहिए। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या के रूप में आप क्या ले लोगे, 14 गुणे में 14, क्योंकि 14 आर का वर्ग लगा है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 गुणे में 14, 14 चौका 56 6 हासिल 5, 14 चौका 56 5 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर सवाल का उत्तर। अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो सेंटीमीटर, यानी इस वर्गाकार इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, इस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि निम्न चित्र, देखिए चित्र दिया गया फिर से एक बार, कह रहा कि निम्न चित्र में एक चित्र आपके सामने जो भी दिया गया है इस चित्र को पढ़िए। कह रहा है कि इसमें वृत्त ओ है, ये देखो केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। कह रहा ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी क्या है, व्यास है। कोण सी ए बी बराबर कितने अंश का, 60 अंश, और ए बी डी बराबर कितने अंश का, 40। तो कह रहा कि सी ए और डी यानी ये पूरे का मान बताओ। मैं आपको एक लाइन में समझा दूं आसान से शब्दों में कि किसी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है, यानी ये 90 अंश। अगर ये 90 अंश है तो अब बताओ किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश। ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना अंश हो जाएगा, 30 अंश। भाई तभी तो 180 अंश होगा। फिर यहां पर देखोगे कि किसी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण होता है तो ये 90, किसी अर्धवृत्त में बना परिधि पर बना कोण समकोण होता है, ये याद रखना है। और ये 40, ये 50, 90, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। और इस पूरे का मान पूछा है तो भैया 6 5 11 यानी 110 अंश बता देना है। इस पूरे का मान पूछा तो 4 3 7 यानी 70 अंश बता देना है। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? इसी प्रकार से हम सभी सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूं कि भैया कोण ए सी बी बराबर 90 अंश, क्योंकि है ना, क्योंकि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण है ना समकोण होता है। क्या होता है भैया? समकोण होता है। ये आपको बार बार नहीं बताया जाएगा, समझना है। अब देखो अगर समकोण है तो कोण ए
सी बी प्लस कोण सी ए बी प्लस कोण सी बी ए बराबर किसके 180 अंश के। अब देखो ए सी बी बराबर 90 डिग्री और सी ए बी बराबर 60 अंश, तो कोण सी बी ए बराबर 180 अंश के लिखा जा सकता। अब 9 6 15 150 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कोण सी बी ए बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। क्या ये बात समझ गए ना। अतः आप बता सकते हो। चलो एक बार पुनः फिर से, अब देखो फिर से दूसरा नंबर मैं करने जा रहा हूं कार्य, ये पहला था। यहां आप क्या लिखोगे, कोण ए डी और बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर 90 अंश, ठीक है ना। और यहां भी वही नियम लगाना, क्योंकि अर्धवृत्त की परिधि पर बना कोण समकोण होता है, तो है ना, तो लिखना है कि कोण ए डी बी प्लस कोण डी बी ए प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 अंश। अब देखो ये कितना दिया है 90 अंश, और ये कितना दिया है 40 अंश, और ये कितना हो जाएगा बी ए सी बराबर कितना 180। अब 9 4 13 130 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा 50 अंश। अतः आपसे पूछा गया है कि कोण सी ए डी का मान पूछा गया। देखो सी ए डी का मान पूछा गया है, तो सी ए डी बराबर आपको पता है कि 60 प्लस में ये कितना आपने निकाला, ये अभी आपने निकाला है 50 अंश निकाला है। कितना निकाला है 50, और ये कितना निकाला है 30 अंश। तो ऐसे में आप बताओगे 50 अंश जोड़ने पर कितना हो जाएगा 110 अंश, और कोण सी बी डी के बारे में बात करेंगे तो 40 पहले से है 30 मिलाकर कुल कितना अंश हो जाएगा 70। इस प्रकार से इसे आप हल करोगे। पूरा नंबर पाना है तो ऐसे हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है इसे भी देख लीजिए। कह रहा ज्ञात कीजिए कि ए समुच्चय में 1 3 5 7 तथा बी समुच्चय में 5 7 8 9 दिया है। क्या दिया गया है, दिया गया है कि ए में जो तत्व दिए गए हैं 1 3 5 7 दिए गए हैं, और बी में जो तत्व दिए गए हैं वो 5 7 8 और 9 दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है ए यूनियन बी। तो देखो ए यूनियन बी का मतलब कि ए यूनियन बी जो दोनों में है उसे, जो दोनों में ना हो उसे भी लेना है। तो बताओ 1 3 और 5 5 हो गया, 7 7 हो गया, और फिर क्या हो जाएगा 8 और 9 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पूछ रहा है, तो जो दोनों में हो वही सवाल का उत्तर देना है। 5 और क्या लेना है 7 सवाल का उत्तर हो जाएगा ना। बहुत तेज सवाल लगता है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना। किसका ज्ञात करना बहुलक भैया? ये जो बंटन दिया गया इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो ये बताओ बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक, क्योंकि आपको पता है कि बहुलक बराबर, बात समझ रहे हैं ना, जो संख्या, जो बारंबारता या जो पद ज्यादा बार आया है, बात समझ रहे हैं। हम लिख सकते हैं कि जिस पद की अधिकता ज्यादा हो, जिस पद की अधिकता ज्यादा हो, क्या हो ज्यादा हो, बात समझ रहे हैं, ज्यादा हो, वही बंटन का बहुलक कहलाता है। वही क्या है भैया? बंटन का बहुलक कहलाता है। बात समझ गए ना, बहुलक कहलाता है। अब ये बताओ, इतनी बात आपको समझ में आई तो देखो 15 2 बार आया, 16 4 बार, 17 7 बार, 18 5 बार और 19 3 बार। तो बताओ अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? अतः बहुलक बराबर हो जाएगा 17। क्या ये बात समझ में आ जाएगा? अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। सबको आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, हर एक प्रश्न को अच्छे से आप देखेंगे, पुनः बार बार देखेंगे। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे।
जब तक ना समझ में आए तब तक देखेंगे। ध्यान रहे, यदि आपको सेमेस्टर में बैक नहीं लगाना है, सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाना है, या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी स्टार्ट किए हैं या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत अच्छे से इन सभी वीडियो को आपको देखना है। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, और साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।